इसमें अब हम बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। पहले हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है चैप्टर सेकंड, पार्ट 5 चैप्टर सेकंड, बिल्कुल रट लो इसको, पार्ट 5 चैप्टर सेकंड पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें आर्टिकल सबसे पहले हम देखते हैं 79 में दिया है कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 80 में क्या दिया गया कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा दिया हाउस ऑफ, 83 में क्या गया ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, 84 में क्या दिया गया क्वालिफिकेशन दी गई है पार्लियामेंट के मेंबर्स की। 85 में क्या किया है सेशन प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन। 85 में सेशन प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन, सेशन प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन किस में दिया गया 85 में दिया गया। 89 में क्या दिया चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 93 में क्या कह दिया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स। 105 में पावर ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 108 में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस। 110 में क्या दिया गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 में असेंट टू द बिल्स। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल। 116 में वोट्स ऑन अकाउंट। 117 में फाइनेंस बिल। 120 में लैंग्वेज यूज इन पार्लियामेंट। 122 में कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो 79 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का था। 80 में क्या है कंपोजिशन था राज्यसभा था। 81 में लोकसभा था। 83 में उनका दोनों का ड्यूरेशन था पार्लियामेंट के हाउसेस का। 84 में क्वालिफिकेशन था। 85 में सेशन प्रोपोगेशन डिसोल्यूशन SPD, सेशन प्रोपोगेशन डिसोल्यूशन SPD 85 में था। 89 में क्या है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है काउंसिल का। ठीक है, 93 में क्या है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, स्पीकर 93 में दिए गए और डिप्टी स्पीकर। डिस्क्वालिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन 102 में दिया गया है। 105 में क्या किया पावर ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 108 में ज्वाइंट सिटिंग दी गई है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 108 में ज्वाइंट सिटिंग हो गई। 110 में मनी बिल पहले पूछा जा सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड कम आ रहा है। ठीक है, 111 में असेंट टू द बिल्स। पीएससी की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, उसमें कम आ रहा है, अदर एग्जाम्स में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, असेंट टू द बिल। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल। 116 में वोट ऑन अकाउंट। 117 में फाइनेंस बिल। 120 में लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। 122 में कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट प्रोसीडिंग। 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं स्पीकर। देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो हाउस से ही अपने मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, प्रेजेंट वोटिंग के द्वारा। ठीक है, उसको रिमूव कैसे किया जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, एक रेजोल्यूशन पास होता है हाउस का एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा। ही शुड बी गिवन ए 14 डेज नोटिस, 14 दिन का नोटिस दिया गया था। और रेजोल्यूशन पास होने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, और रेजोल्यूशन मस्ट हैव 50 मतलब 50 मेंबर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए 50 मेंबर उसको सपोर्ट करें। 14 दिन पहले उसको बताया जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन से पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का आर्टिकल 64 के तहत, ही प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा एज द चेयरमैन एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहता है तब तक वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो होता है, यह आर्टिकल 64 कहता है। ठीक है, और वो ऑफिस से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली एज वाइस प्रेसिडेंट की तरह रिमूव होता है। Vice President can be removed by the Rajya Sabha, passes a resolution by an absolute majority, लोक सभा अप्रूव बाय रेजोल्यूशन सिंपल। मतलब राज्यसभा क्या होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी के द्वारा पास करता है किसी रिजोल्यूशन, लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करती है क्योंकि मेनली वो राज्यसभा का ही काम देखता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की। लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन का वो existed earlier also but got statutory recognition in the salaries and allowance of leader of opposition in the parliament act of 1987। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए पहले उसको ऐसे एग्जिस्ट करता था लेकिन जो स्टेट्यूटरी जो रिकॉग्नाइजेशन है वो इससे मिली, एक एक्ट आया जिसका नाम था सैलरीज अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट 1977 में। ईच हाउस हैज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रत्येक हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन हु लीड्स द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी एंड हैज नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल, मतलब
हम लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों क्यों किसको कहते हैं? जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है 110 से कम से कम लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी उसको कहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ 110 से के समकक्ष बराबर होती है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में कांग्रेस की तो नहीं, फिर भी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद उनके पास है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की अगर बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 102 में दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 52 संविधान संशोधन है, जो अमेंडमेंट एक्ट है 1985 में आया, शेड्यूल 10 के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि अगर देखो 102 जो संविधान संशोधन है उसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, मतलब सांसद जनरली हम कहते हैं, वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में, तो वो बट नॉट ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन और स्टेट। ठीक है, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अगर वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो तो अनसाउंड माइंड है। ठीक है, इफ ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, ही हैज वॉलंटरी गिवन अप द इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देता है, फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। इट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब अगर पार्लियामेंट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एनी मेंबर डिसीजन टू प्रेसिडेंट कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के केस में क्या होता है, किसी भी एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के केस में क्या होता है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट कंसल्टेशन, मतलब इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट उसका फाइनल होता है डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात करें तो 1951 में ये आया था। कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है, उसको 2 साल या 2 साल से अधिक, अभी राहुल गांधी का हमने केस देखा है कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी थी, तो उसमें 2 साल से अगर उनको सजा होती तो उनकी मेंबरशिप जा रही थी, तो वो अभी केस चल ही रहा है। ठीक है, इफ अ पर्सन हैज नॉट गिल्टी ऑफ इस इलेक्टोरल ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिस, मतलब अगर इलेक्टोरल ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिस में गया तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का ये कह रहा। ठीक है, इफ अ पर्सन हैज बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन, ठीक है, अगर करप्शन के बेसिस पर डिसमिस कर दिया गया है, अगर पर्सन एनिमिटी, मतलब एनिमिटी फैला रहा है, ठीक है, बिटवीन द ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, शत्रुता फैलाता है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दें। इफ अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रोफेशन गवर्नमेंट सर्विस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, अगर लूज इलेक्शन, मतलब उसने इलेक्शन में कितना खर्चा किया, पैसा कहाँ से आया वो नहीं कर पा रहा, तो उसको दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर आर्टिकल 52 अमेंडमेंट 1985 शेड्यूल 10 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में शेड्यूल 10 हुआ। ठीक है, अगर वो मेंबरशिप दे देता है, ठीक है, पार्टी की जिससे वो टिकट जीत कर आया उसकी मेंबरशिप छोड़ देता, तो वो गया काम से। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो। अगर वो धोखा देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर विप के अगेंस्ट वोट करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, या वोटिंग से एब्सटेन करता है, विप अप्लाई होने के बाद भी ऑफिस से वोटिंग से एब्सटेन करता है, आता नहीं है, तो भी वो डिस्क्वालीफाइड। इफ ही इज नॉमिनेटेड मेंबर एंड ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, और 6 महीने के बाद, 6 महीने के भीतर वो कर सकता है, 6 महीने की अगर उसने बात की नॉमिनेटेड मेंबर, तो डिस्क्वालीफाई होगा। अगर कोई मेंबर इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शेल डिस्क्वालीफाइड इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन, अगर वो मेंबर है और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई होता है अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद ज्वाइन कर लेता है, तो इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़े और आ गए तुम उसमें दूसरी बार, तो ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले उसमें बात करेंगे, ठीक है, लेक्चर में।